एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे क्लास में। आज हम एमपीपीएससी पेपर वन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज हम जनरल नॉलेज हिस्ट्री से रिलेटेड यूनिट क्रमांक 2 देखिए। आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने फर्स्ट पेपर वन का अगर सिलेबस देखा है तो इसमें आपको यूनिट क्रमांक 2 देखने को मिलती है और यह यूनिट 2 जो है इसका नाम भारत का इतिहास है। इसके अंतर्गत आप देखते हो कि किस प्रकार से तुगलक वंश पे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, गुलाम वंश पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से मैंने इससे पहले के सेशन में आप सभी को बताया कि किस प्रकार से 1206 से लेके 1526 का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करते हैं और दिल्ली सल्तनत का इससे पहले का सेशन जो है गुलाम वंश पर आधारित था। वह भी पूर्णतः थ्योरी लेक्चर थी। अगर आपने वह नहीं देखी तो उसको ज़रूर से देखिए। उस पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं वह भी हम डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो क्लास है यह पूर्णतः खिलजी वंश पर आधारित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली सल्तनत यह जो टॉपिक है यह पूरा टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए गुलाम वंश को बहुत अच्छे से देखिए जिससे कि खिलजी वंश किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से इनका टाइम पीरियड है, यह समझने में आपको आसानी होगी। यह हमारा लेक्चर क्रमांक 8 है। इससे पहले के सेशन में हमने गुलाम वंश का अध्ययन किया है, वह भी सेशन आप जरूर से देखें। साथ ही साथ एमपीपीएससी पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। यह जो कंप्लीट कोर्स है इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, फुल सिलेबस एमसीक्यूज है, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी है। एमपीपीएससी का यह जो कंप्लीट कोर्स है इसकी फीस मात्र 2000 रुपये है। इस कोर्स के नए बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है या फिर आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए। स्टोर नामक ऑप्शन को सिलेक्ट करके एमपीपीएससी एग्जामिनेशन को सर्च करना है। सो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कंटेंट के सेक्शन से आप हमारे वीडियो लेक्चर्स दे सकते हो, फ्री वीडियो डेमो देखिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसके लिए टेस्ट भी अवेलेबल है ना, जिससे कि आप जो है इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स पे जाके ज़रूर से चेक कीजिए और यह ऑफिशियल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके एमपीपीएससी पेपर 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अपने नए बैच के लिए ज्वाइन कीजिए। सो आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश, ठीक है। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हम देखते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था क्यूमर्स जो है यह गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? क्यूमर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, है ना। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्यूमर्स की हत्या करके एक नया वंश आता है जिसको हम क्या कहते हैं? खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। और खिलजी वंश जो है इसमें टोटल हमें देखने को मिलते हैं 5 शासक हुए, जिनमें से जो संस्थापक की अगर बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी है जिनका टाइम पीरियड 1290 से लेके 96 तक चलेगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से लेके 1316 तक के। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक, नासिरुद्दीन खुसरो, माने कि यह जो पूरा खिलजी वंश है 1290 से लेके 1320 तक के जो टाइम पीरियड है इसमें हम खिलजी वंश का अध्ययन करते हैं। खिलजी वंश में यह जो दो आपको टॉपिक दिख रहे हैं, जो दो शासकों का नाम आपको दिख रहा है, यह दोनों जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक होते हैं जिनका नाम क्यूमर्स है, ठीक है। क्यूमर्स की हत्या करके किलो खरिम नामक महल है, इस महल में खुद का राज्याभिषेक करते हैं। देखिए, इन्होंने किलो खरम नामक स्थान पर खुद का राज्याभिषेक किया है। इनका टाइम पीरियड है 1290 से लेके, है ना, 96 तक के। इस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी शासन करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि यह जनता के डर से कभी दिल्ली नहीं गए, लेकिन इस टाइम पे दिल्ली के कोतवाल थे फखरुद्दीन, इन्होंने इनको आमंत्रित भेजा और बाद में दिल्ली बुलाया गया। जलालुद्दीन बलबन के काल में सर ए जहांदार पद पर थे।
देखिए, इससे पहले का जो हमारा सेशन है, इसलिए थ्योरी लेक्चर्स आपको सभी पॉइंट जो है देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी जो टॉपिक रहेंगे एक दूसरे से को रिलेटेड रहेंगे। इसलिए इससे पहले के सेशंस अगर नहीं देखे तो उसको भी ज़रूर से देखिए, है ना। तो देखिए, जलालुद्दीन जो है बलबन के टाइम पीरियड से ही हम देखते हैं कि यह कार्यरत थे और बलबन ने इन्हें सर ए जानदार पद पर जो है रखा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि केकुआबाद जो है इनके समय पे आरिज ए मुमानिक इस पद पर यह विद्यमान रहते हैं, ठीक है। और केकुआबाद जो है इन्हीं के द्वारा इनको शाहिस्ता खान की उपाधि दी जाती है, ठीक है। आरिज ए मुमानिक का अर्थ होता है सेना का मंत्री, ठीक है। सेना के मंत्री को आरिज ए मुमानिक दिल्ली सल्तनत में कहा जाता है। 1290 में केकुआबाद द्वारा निर्मित महल था किलो खरीम नामक, ठीक है, यहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी, यह खिलजी वंश के क्या हो गए, संस्थापक हो गए, जिन्होंने 1290 से लेके 96 तक के टाइम पीरियड पे शासन किया है। ओके, जलालुद्दीन खिलजी जो है इनके टाइम पीरियड पे देखिए कि यह 70 साल की उम्र में, माने कि सबसे ज़्यादा माने 70 ईयर्स की उम्र में इन्होंने गादी जो है यह संभाली थी। और इनके दरबार में जो है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन दहलवी इनके दरबार के प्रमुख विद्वान थे, है ना। तो ये दोनों ही हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी और बाद में अमीर खुसरो जो है यह हमें देखने को मिलते हैं इनके बाद के जो शासक आएंगे अलाउद्दीन, इनके टाइम पीरियड पे भी, ठीक है। चलिए, इनके टाइम पीरियड पे दो विद्रोह हुए थे। पहला सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था, ठीक है। जलालुद्दीन के समय यह ईरानी फकीर था सिद्दी मौला, इनको सजा के रूप में हाथी के नीचे कुचलवा दिया गया था, किसके द्वारा, जलालुद्दीन के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ मलिक छज्जू जो है इनका परिवार के रिश्तेदार होते हैं, यह भी क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। इसका अर्थ जलालुद्दीन के टाइम पीरियड पे हमें दो प्रमुख विद्रोह देखने को मिलते हैं। पहला है सिद्दी मौला का विद्रोह और सेकंड है मलिक छज्जू का विद्रोह। इसका अर्थ जलालुद्दीन खिलजी, है ना, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की, माने कि यह संस्थापक हो गए। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो खिलजी वंश के संस्थापक देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने 70 वर्ष की आयु में जो है अपना राज्याभिषेक किया था। कहाँ पर किया था, किलो खरीम नामक स्थल पर किया था, ठीक है। किलो खरीम नामक महल है, यहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। फोर्थ, इन्होंने किसकी हत्या करके नए वंश की स्थापना की, तो केमुर्स, ठीक है। केमुर्स की हत्या करके इन्होंने, माने गुलाम वंश के जो अंतिम शासक है केमुर्स, इनकी हत्या कर दी और नए वंश की स्थापना की, जिसको हम खिलजी वंश कहते हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी जो है इनका टाइम पीरियड देखिए 1296 से लेके 1330 तक का जो टाइम पीरियड है यह किनका है, तो जलालुद्दीन खिलजी का यह टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इनका जन्म देखिए कब हुआ था, तो इनका जन्म 1266 में सिरसा नामक स्थल पर हुआ था, सिरसा, ठीक है। इसको जरूर से आप अपने नोट्स में याद कीजिए, ठीक है। इनको द्वितीय सिकंदर, माने कि सिकंदर ये सानी कहा जाता है, नासिर उल मोमिन कहा जाता है, युग का विजेता हो, जनता का चरगाहा हो, यह सभी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां हमको देखने को मिलती है। अब देखिए इनके द्वारा क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड पे एक कहानी इस प्रकार से है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी किस लिए इतिहास में फेमस है, इनके जो बाजार नियंत्रण है इसके लिए ये फेमस है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनके टाइम पीरियड पर उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत पर अभियान किए गए, है ना। चलिए, तो बाजार नियंत्रण क्यों लागू की गई, ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा है कि गादी किस प्रकार से इन्होंने प्राप्त की है, ठीक है। तो आप सभी को पता हो तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनका क्या की थी, हत्या की थी, ठीक है। अभी देखिए पहली बात तो यह इनके भतीजा था, माने कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के यह क्या थे, भतीजा थे, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनका विवाह यह जो जलालुद्दीन है इनके पुत्री के साथ हुआ था, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण
कि जब जलालुद्दीन कार्यरत थे, खिलजी वंश के पहले शासक, तब इनको कड़ा मानिकपुर जो है, कड़ा मानिकपुर यहाँ की सूबेदारी दी गई थी। ठीक है, चलिए। और बाद में हम देखते हैं कि कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी के बाद खुश होकर अवध की भी सूबेदारी किनको दी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, चलिए। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बात है यह 1292 की। 1292 में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? भिलसा पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब भिलसा पर जब आक्रमण करते हैं तो बहुत सारा वहां से लूट इनको मिलती है। ठीक है, भिलसा की लूट भी इसको कहा जाता है। तो क्या करते हैं? भिलसा आक्रमण करने के बाद वहां से लूट प्राप्त करते हैं और वह किसको दे देते हैं? जलालुद्दीन खिलजी को दे देते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, इतना ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट जो अभियान होता है भिलसा लूट 1292 में हुआ था। इसके बाद देखिए इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण, जब यह भिलसा लूट जा रहे थे उस टाइम पीरियड पर हम देखते हैं कि उनकी नजर जो है देवगिरी पर पड़ी। ठीक है, भिलसा आक्रमण किया, तभी उन्होंने देवगिरी की समृद्ध की जानकारी मिलती है। और तब देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। ठीक है, रामचंद्र देव कहाँ के शासक थे? तो यह थे देवगिरी के शासक। बाद में हम देखते हैं कि 1296 के टाइम पीरियड पर यह क्या कर देते हैं? देवगिरी पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, देवगिरी को आक्रमण करने के बाद लूट किया जाता है, साथ ही साथ मुक्त, अब जब राजा बंदी बना लिया जाता है तब इनको क्या कहते हैं? संधि होती है। ठीक है, उसके तहत जो है ना जहांगीर माने एलिचपुर का जो क्षेत्र है वह दे दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अब देखिए क्या होता है, पहली लूट जब इनको मिलती है ना तब वह इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, देवगिरी की लूट है ना मिली, वह इसके बाद उनको कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अपने भाई के हाथ जो है संदेश भिजवाता है। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है, चलिए। तब जो है जलालुद्दीन खिलजी के जो सलाहकार रहते हैं, अहमद चप रहते हैं, उन्होंने क्या किया? न जाने की बात की, माने कि खतरा हो सकता है, लेकिन जलालुद्दीन ने क्या किया? माना नहीं, अलाउद्दीन से मिलने चले गए। वही एक तरफ जलालुद्दीन कहते हैं कि गले मिलते समय जो है ना उनका गर्दन ही काट दिया गया था। तो इसका अर्थ जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन ने क्या की थी? गादी को प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद भिलसा विजय जब वो शासक बनने के थे इससे पहले ही इन्होंने किया था, है ना। इसके बाद राजस्थान हम देखते हैं कि रणथंबोर विजय अलाउद्दीन खिलजी का शासक बनने के बाद पहला सैन्य अभियान रहता है। ठीक है, जब देखिए यह जो भिलसा लूट करते हैं या फिर देवगिरी विजय करते हैं तो यह सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे थे, तब की यह बात है। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान की रणथंबोर विजय जब करते हैं तब इसका माने जो रणथंबोर किला है ना राजस्थान में, यहाँ पर चौहान वंश का शासन था। ठीक है, चौहान वंश के शासक थे राणा हम्मीर देव थे। ठीक है, चलिए। तो क्या करते हैं? आक्रमण हो जाएगा, है ना। कब हुआ था? तो 1301 में राजस्थान पर आक्रमण किया गया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इनके सेनापति थे, अभियान का नेतृत्व उलुग खान एवं नुसरत खान ने किया था। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके जो नेतृत्व करता है, माने कि जो कमांड इस अभियान की संभाल रहे थे, नुसरत खान, है ना, इस युद्ध में मारे गए थे। ओके, चलिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि चौहान वंशीय शासक जो है माने कि हम्मीर देव, यह यहाँ के शासक थे। अमीर खुसरो जो है यह भी इस अभियान में इनके साथ गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं 1303 में। 1303 में चित्तौड़ आक्रमण जब किया जाता है, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के पुत्र जो है खिजर खां को चित्तौड़ दे दिया जाता है ना, जीतने के बाद। उसके बाद चित्तौड़ का नाम बदला जाता है और नाम किया जाता है खिजराबाद। ठीक है, याद रहेगा किसका नाम चेंज किया गया? खिजराबाद रखा गया चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद। ठीक है, और चित्तौड़ जो है यहाँ पर किसका शासन था? रतन सिंह इनका राज्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है गुजरात विजय। 1298 पर गुजरात विजय हमें देखने को मिलती है।
गुजरात के शासक कौन थे? रायकरण बघेला, है ना, यह थे। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने गुजरात विजय में 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है, इसलिए मलिक काफूर इनको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है ना। तो ये रायकरण के यहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि मलिक काफूर थे और रायकरण के पास से ही इनको खरीदा गया था 1000 दिनार में। और अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत के जितने भी अभियान है, फिर उसमें वारंगल हो, द्वार समुद्र हो, पांड्य हो, है ना, इन सभी में नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मलिक काफूर था, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि तेलंगाना के शासक, माने तेलंगाना पर अभियान किया गया। तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, है ना, द्वितीय। तेलंगाना अभियान में मलिक काफूर ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हिला इनको मिला था, जो उन्होंने बाद में अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान में गुजरात है 1298 में, रणथंबोर हम देखते हैं कि 1301 में, चित्तौड़ देखते हैं 1303 में, इसके बाद मालवा है 1305, सिवाना, है ना, यहाँ पर परमार वंश के शासन जो है शीतल देव राज्य कर रहे थे 1308 में, और जालोर जो है हम देखते हैं कि 1311 में। ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान हैं। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के भी अभियान देखने को मिलते हैं, जिसमें देवगिरी, 2 बार देवगिरी पर लूट होती है 1296 और 1307, ठीक है। इसके बाद वारंगल, अभी वारंगल में देखिए प्रताप रुद्रदेव इनका क्या था? शासन था। अब यह प्रताप रुद्रदेव जो है यह काकतीय वंश के शासक थे, और दक्षिण भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो मलिक काफूर ने किया है, ठीक है। तो मलिक काफूर का नाम भी आपको याद रख लेना है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं द्वार समुद्र 1310। अभी द्वार समुद्र जो है ना, होयसलों की वंश का यहाँ पर शासन था, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी, और यहाँ का शासक जो है वीर बल्हाल तृतीय हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद पांड्य राज्य 1311 में, है ना, और बाद में फिर से देवगिरी पर शंकर देव के टाइम पीरियड पर मलिक काफूर द्वारा जो है ना आक्रमण किया जाता है 1313 में। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान है। साथ ही साथ जलालुद्दीन खिलजी जो है इन्होंने बाजार व्यवस्था जो है इसके बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है, और अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण है उसके बारे में हमें तारिक ए फिरोज शाही में जानकारी मिलती है। तारिक ए फिरोज शाही, ये किसके द्वारा लिखित है? फिरोज शाही। तो यह लिखित है बर्नी द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह लिखित है, ठीक है। साथ ही साथ हमें खजाइन उल फतूह यह रचना अमीर खुसरो की है। इन 2 पुस्तकों में हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि इस समय बाजार व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो मंगोल आक्रमण दिल्ली पर हो रहा था, ठीक है। तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सेना को और ज़्यादा मजबूत करना है, ठीक है। देखिए, अगर मंगोल आक्रमण हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी आक्रमण को अगर हमें रोकना है तो उसके लिए हमारे पास जो है ना बेहतर सेना होना बहुत ज़रूरी है। अगर बड़ी सेना चाहिए तो वेतन भी बड़ा देना होगा, है ना। तो बड़ा वेतन अगर नहीं दे सकते तो क्या कीजिए? तो आर्थिक राजकोष होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो क्या करना? कम मूल्य कर देना, जिससे कि इजीली सैनिकों हो या सभी लोगों को क्या हो सके, कम वेतन में वह कार्य कर सके और उनकी ज़रूरत भी पूर्ण हो जाए, है ना। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार व्यवस्था लागू किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए दिल्ली में 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। पहला तो था भोजन का, माने खाद्यान्न जिसको कहा जाता है। दूसरा था कीमती कपड़ों का, और तीसरा था दासों एवं घोड़ों का। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो है इनकी बाजार व्यवस्था बेहतरीन हमें देखने को मिलती है। अभी देखिए, ये बाजार व्यवस्था जो इन्होंने लागू की थी, वहाँ पर सभी व्यापारी जो होते हैं उनको जो है ना रजिस्टर करना होता था, ठीक है, नाम रजिस्टर करना होता था। ओके, बाजार के लिए जो है अगर आपको बाजार में बिक्री करना है तो उसके लिए भी एक अलग से अधिकारी होता था, है ना। व्यापार में कोई भी भ्रष्टाचार ना हो उस लिए भी नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है। तो इन सभी पर नियंत्रण जो रखते थे उनको शहनाए मंडी, ठीक है, जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वह इस पर पूर्णतः नियंत्रण
रखते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अमीर खुसरो और हसन दहलवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी पहले शासक थे जिन्होंने नगद वेतन दिया था और प्रति सवार के लिए 238 डंका जो है दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा को दाग देने की प्रथा जो है वह भी शुरू की थी और साथ ही साथ हुलिया, जैसे हमारा आधार कार्ड आज है ना, उसी प्रकार से हुलिया रजिस्टर करने की प्रथा जो है यह शुरू करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने दिल्ली सल्तनत का सेकंड वंश को देखा। साथ ही साथ इन्होंने देखिए दो प्रकार के टैक्स लगाए, पहला हाउस टैक्स था और दूसरा चराई टैक्स था। ठीक है, इसके बाद के कौन शासक होते हैं, तो इसके बाद आते हैं मुबारक खिलजी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के सेशन में हमने खिलजी वंश का जो शासन था वह भी पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को यह सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, सेशंस को लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी अगर ऐसी समस्याएं हैं या फिर आपको सेशंस किस प्रकार से लग रहे हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, साथ ही साथ इन सभी के नोट्स निकालिए, जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कीजिए जिससे कि एमपीपीएससी के बैच से आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए।